हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच में सीपी शर्मा कौटिल्य कोचिंग सलूम्बर से रीट अभ्यर्थियों के लिए सभी को बराबर से महत्व देते हुए सभी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान जिसको आप बहुत ही आराम से सुगम तरीके से समझें, और यदि आपको लगता है कि वीडियो तेज है तो आप उसको बीच बीच में रोक करके आप आराम से देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना भी सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रीट के अंदर लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रियात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्रिया अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे कौन? कोलियर। कौन थे? कोलियर महोदय। इन्होंने क्रिया अनुसंधान का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। विश्व युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के, यदि पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन है, प्रवर्तक या प्रतिपादक की बात करें तो वो हैं आपके प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे ने इसको शिक्षा के अंदर, यदि बात करें इसको क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग, और इसको दिया है कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में कब दिया था? 1953 में, जिस समय ये प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे कहाँ पर? कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत थे। कौन? प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे, जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किया 1953 में। और इन्होंने एक पुस्तक की बात करें, एक पुस्तक थी जो का लेखन किया है, और पुस्तक है विद्यालय से संबंधित समस्याओं हाँ जी, एक सेकंड। देखिए यहाँ बात की जा रही थी कि प्रतिपादक प्रवर्तक है प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे 1953, और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये उस समय कार्यरत थे। ठीक है। अब कहा जाए भाई क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का अर्थ क्या होता है या इसकी क्या डेफिनेशन है, तो हम सबसे पहले बात करें इसके अर्थ की कि इसका अर्थ क्या है। तो समझना ध्यान से, विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी एवं विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी
क्रियाओं और अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों अपनी और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने से है। तो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है कि विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने से है। चलिए पुनः एक बार दोबारा फिर देखें। क्रिया अनुसंधान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है कॉलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में। प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक इसके कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक या प्रतिपादक हैं प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे, और 1953 में इसका प्रतिपादन किया गया, जिस समय ये स्टीफेंस महोदय कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। और क्रिया अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी एवं विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने से है। चलिए आगे देखें। इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम परिभाषाओं की बात करें। हालांकि मोस्ट जो परिभाषा बनती है वो बनती है डॉक्टर एम कोरे की, यानी कि डॉक्टर एम कोरे यानी कि डॉक्टर स्टीफेंस एम कोरे, इन्होंने क्या कहा था कि क्रिया अनुसंधान, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान, ऐसे लिखें, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान, किसमें? शिक्षा में क्रिया अनुसंधान, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा अनुसंधान करना है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो क्या डेफिनेशन हुई? डॉक्टर एम कोरे कहते हैं कि शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा अनुसंधान करना है ताकि वो अपने कार्यों में सुधार कर सकें। दूसरे हैं आपकी डॉक्टर गुण महोदय क्या कहते हैं? महोदय ये कहते हैं कि शिक्षक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों में गुणात्मक उन्नति करना है। गुण महोदय कहते हैं शिक्षक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों में गुणात्मक उन्नति करना ही क्या कहलाता है? क्रिया अनुसंधान कहलाता है। और तीसरे थे आपकी डॉक्टर मौले। कहीं आपको मोरले मिल जाए तो भ्रमित नहीं होना है, डॉक्टर मौले। और ये कहते हैं कि तात्कालिक, क्या कहते हैं? तात्कालिक समस्या समाधान करना ही क्रिया अनुसंधान है। तात्कालिक समस्या समाधान करना ही क्रिया अनुसंधान है। तो ध्यान से समझें, अनुसंधान है। देखिए क्या कहते हैं। तो डॉक्टर एम कोरे कहते हैं, ध्यान से देखना, शिक्षा में क्रिया
अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा अनुसंधान करना है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो कोरे का ध्यान रखना है डेफिनेशन में कार्यकर्ताओं के लिए, किसके लिए? कार्यकर्ताओं के लिए। और बात करें डॉक्टर गुण महोदय की, तो इसका यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या कहते हैं? शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रशासक। बस इतना ही ध्यान रखो कि शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रशासक ये अपने कार्यों या निर्णयों में गुणात्मक उन्नति करना ही क्या कहते हैं? क्रिया अनुसंधान। जबकि डॉक्टर मोले कहते हैं तात्कालिक समस्या समाधान करना ही क्रिया अनुसंधान है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्रिया अनुसंधान का डेफिनेशन वगैरह जो भी है या इसका अर्थ आप समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें पहले अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है कि एम कोरे क्या कहते हैं, गुण महोदय क्या कहते हैं और मोले महोदय क्या कहते हैं। कोरे कहते हैं कि कार्यकर्ताओं द्वारा अनुसंधान करना ही क्रिया अनुसंधान है, जबकि गुण महोदय कहते हैं कि शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रशासक के द्वारा अपने निर्णयों में और अपने कार्यों में गुणात्मक उन्नति करना ही क्रिया अनुसंधान है। जबकि डॉक्टर मोले कहते हैं तात्कालिक समस्या का समाधान करना ही क्रिया अनुसंधान होगा। चलिए इसके बाद आगे देखें। आगे बात करें कि क्रिया का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किया था कोलियर महोदय ने, और हम बात करें कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में विकास कब से माना जाता है, तो ध्यान दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करें क्रिया के, तो क्रिया अनुसंधान का विकास माना जाता है कब से? तो 1926 से। कब से माना जाता है? 1926 से। और इसी समय थे बंकिंगम। कौन थे? बंकिंगम, जिन्होंने एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक थी, और पुस्तक का नाम था रिसर्च फॉर टीचर्स, जिसमें इस पुस्तक के अंदर अध्यापकों की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। क्या कहा गया था? अध्यापकों की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। समझिए, क्रिया अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में इसका विकास कब से माना जाता है? तो 1926 से माना जाता है। लेकिन शिक्षा के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान कब दिया गया? तो ये 1953 में दिया गया था डॉक्टर स्टीफेंस एम कोरे के द्वारा। लेकिन शिक्षा के अंदर विकास क्रम की बात करें कब से? तो 1926 से। उस समय पर बंकिंगम की पुस्तक थी जिसमें ये कहा गया था कि रिसर्च फॉर टीचर्स ये पुस्तक है, और इसमें ये कहा गया कि अध्यापकों की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ कि इसी को आगे क्रम में आगे बढ़ते हुए थे आपके एक डॉक्टर लेविन महोदय। कौन थे? डॉक्टर लेविन महोदय। इन्होंने 1946 में, कब? 1946 में क्या कहा? सामाजिक संबद्धता के लिए सुधार हेतु कार्य किए थे। सामाजिक संबद्धता में सुधार हेतु क्रिया अनुसंधान प्रणाली पर बल दिया। ध्यान से समझना, डॉक्टर लेविन महोदय द्वारा 1946 में सामाजिक संबद्धता में सुधार हेतु कार्य किया गया है या उस प्रणाली पर बल दिया गया है। अब बात की जाए कि इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लेविन की कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया है वो किया है डॉक्टर राइट स्टोन महोदय ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। क्या किया? इस कार्य को
आगे बढ़ाने का कार्य जो किया है, आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राइट स्टोन महोदय के द्वारा। अब और कहा जाए आपसे कि क्रिया अनुसंधान का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में रचना में या हिंदी रचना किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले थे वो आपके कामता प्रसाद। कौन थे? श्री कामता प्रसाद पांडे। श्री कामता प्रसाद पांडे। और कब किया था? 1965 ईस्वी में। यानी क्रिया अनुसंधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं कामता प्रसाद पांडे, 1965। ध्यान दें, क्रिया अनुसंधान विकास, यदि शिक्षा के अंदर बात करें कि शिक्षा के लिए इसमें विकास कब से किया जा रहा था, तो यह माना जाता है 1926 से। कब से? 1926 से। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन कब किया गया, तो ये किया गया था 1953 में डॉक्टर स्टीफन एम कोरे के द्वारा। अब हम बात करें कि बंकिंघम ने एक पुस्तक थी जिनकी पुस्तक का नाम था रिसर्च फॉर टीचर्स, और इसमें कहा गया था कि अध्यापकों की आवश्यकता पर बल दिया जाए। डॉक्टर लेविन महोदय 1946 में, और ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधता में सुधार हेतु क्रिया अनुसंधान प्रणाली पर बल दिया गया। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है राइट स्टोन ने। किसने किया है? राइट स्टोन ने। और क्रियात्मक अनुसंधान का हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं कामता प्रसाद पांडे, और ये ऐसा कार्य किया था इन्होंने 1965 ईस्वी में। चलिए, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो जल्दी ये चल रहा है तो आपको थोड़ा सा इसको बीच में रोक के भी देख सकते हैं। हाँ जी, क्रियात्मक अनुसंधान। अब बात करें यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों की, कि क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों की बात करें कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसको ध्यान से देखना है थोड़ा। पहला प्रकार माना जाता है प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान। दूसरा कहा जाए तो हम कह सकते हैं आनुभाविक क्रिया अनुसंधान। और तीसरा है तो हम बात कर सकते हैं निदानात्मक अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान। और आपका चौथा इसका प्रकार माना जाएगा वह होगा सहभागी, या इसको कहते हैं सम्मिलित भागी क्रिया अनुसंधान। ध्यान से समझना, क्रिया अनुसंधान के यदि प्रकार की बात करें तो इसको हम मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला है प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान। तो ध्यान समझें, प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान क्या होता है, आनुभाविक क्रिया अनुसंधान क्या होता है, और निदानात्मक क्रिया अनुसंधान क्या है, सहभागी या सम्मिलित भागी क्रिया अनुसंधान क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रयोगात्मक का मतलब होता है कि जैसे हम क्रिया कोई शिक्षण कार्य यदि क्लास के अंदर कराते हैं, जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं, यदि हमारे किसी विधि का वहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से उस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात हम शिक्षण कार्य को कराने के लिए, सुगम बनाने के लिए जिस तरीका या शैली को अपनाते हैं वह हमारा विधि ही उसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं अध्ययन पद्धति। क्या कह सकते हैं? अध्ययन पद्धति, या हम कह सकते हैं जो परिस्थिति है, अध्ययन पद्धति व परिस्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण क्या करें? नियंत्रण करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है? प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान है।
अध्ययन पद्धति या परिस्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण करके निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान। बात करें यहाँ पर आनुभविक क्रिया अनुसंधान की, तो आनुभविक का अर्थ होता है अनुभव को आधार बनाया जाएगा। किसको? अनुभव। अनुभव को आधार बनाकर, अनुभव को आधार बनाकर, अनुभव को आधार बनाकर निष्कर्ष तक पहुँचना, निष्कर्ष तक पहुँचना, ध्यान दीजिए, निष्कर्ष तक पहुँचना ही क्या कहलाता है? आनुभविक क्रिया अनुसंधान कहलाता है। बात करें निदानात्मक की, तो यहाँ पे ध्यान रखें, निदान का मतलब होता है कि कारण आदि की जांच करना। तो हम करते क्या हैं कि बच्चे का दैनिक या कह सकते हैं रोजाना वाले कार्यों का अच्छे से उनको आधार बनाया जाए, या कह सकते हैं दैनिक समस्याओं को आधार बना करके, दैनिक समस्याओं को आधार बनाकर, दैनिक समस्याओं को आधार बनाकर निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है? हमारा निदानात्मक क्रिया अनुसंधान है। अगली बात करें सहभागी या समृद्धभागी क्रिया अनुसंधान की, तो यहाँ आपको ये विदित होना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं? सहभागी की, अर्थात अपने सभी जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको आधार बनाकर, या अपने कह सकते हैं सभी लोगों को, या सभी मददगार लोगों को कह सकते हैं, या सभी सहपाठी या सहयोगी को आधार बना करके निष्कर्ष तक पहुंचना क्या कहलाता है? निष्कर्ष तक पहुंचना ही सहभागी या समृद्धभागी क्रिया अनुसंधान कहलाता है। पुनः दोबारा फिर ध्यान दें, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार की बात करें तो इसमें होगा क्या? मुख्य रूप से हम 4 भागों की बात कर रहे हैं, 4 प्रकारों की। पहला है प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान। इसके मतलब ये हुआ कि अध्ययन पद्धति या परिस्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण करके अपन किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर प्रयोगात्मक क्रिया अनुसंधान होगा। और अनुभविक क्रिया अनुसंधान की बात करें तो अनुभव को आधार बना करके हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होता है, तो वहाँ पर अनुभविक क्रिया अनुसंधान होगा। निदानात्मक क्रिया अनुसंधान, इसके अंदर दैनिक समस्याओं को, जो हमारे जीवन के रोज़मर्रा के कार्य होते हैं या हमारी जो जीवन शैली होती है, उसी को आधार बना करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर हमारा निदानात्मक क्रिया अनुसंधान होता है। सहभागी या समृद्धभागी क्रिया अनुसंधान, अर्थात यहाँ पर हम अपने साथी या लोगों के द्वारा मदद से हम किसी निष्कर्ष तक जब पहुँचते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर सहभागी या समृद्धभागी क्रिया अनुसंधान कहेंगे। आगे बात करें कि क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं होती हैं। मुख्य कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लें कि हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किस में कर रहे हैं। तो यदि बात की जाए क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग की, तो हम इसका प्रयोग वर्तमान रूप में कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किस पक्ष से है, तो ये हमारे शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से है। किससे है? क्रियात्मक पक्ष से। पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में किस पक्ष से संबंध है, तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध हमारा क्रियात्मक पक्ष से होगा। किससे होगा? क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि हमारा 3 पक्ष माने गए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक को शिक्षा के अंदर अपने क्रियात्मक क्षेत्र से माना जाएगा। शिक्षा के अंदर इसको क्रियात्मक क्षेत्र से माना जाएगा। अब हम बात कर रहे थे या चर्चा विशेष रूप से क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों की, तो इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र इसके क्या क्या हैं।
तो यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। देखिए, हम शिक्षा के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वहाँ पर हमारा क्या होगा, कौन कौन से क्षेत्र होंगे और उन क्षेत्रों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम विद्यालय वातावरण बात कर रहे थे कि विद्यालय के अंदर सबसे पहले हमारा बाल व्यवहार है। क्या है? बाल व्यवहार। बालकों से हमारा वहाँ शिक्षण आदि कार्य कराते समय तो उनसे संपर्क होता है, तो वहाँ पर हम उन बच्चों के बाल व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं आएंगी तो हम कह सकते हैं बाल व्यवहार हमारा क्षेत्र हो गया। और इससे आने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली बात करें, दूसरा होता है शिक्षण। क्या होता है? शिक्षण। शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है आपका परीक्षा, यानी परीक्षा की जो शैली है, परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और किस प्रकार की इसके अंदर समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं के विषय में विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। आगे है आपका पाठांतर क्रियाएं। पाठांतर क्रियाएं। पाठांतर क्रियाएं जो होती हैं इनसे संबंधित जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कौन समस्या ऐसी है जो हमारे पाठांतर क्रियाओं पर आधारित होती है या उनको कार्य कराते समय हमें उन समस्याओं से जूझना होता है। अगले है आपकी, तो हमारा होता है विद्यालय संगठन। क्या होता है? विद्यालय संगठन व हमारा प्रबंधक या प्रशासक, प्रबंधक या प्रशासक से संबंधित ये हमारा लास्ट क्षेत्र होगा और इससे संबंधित हमारी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझें। क्रियात्मक अनुसंधान क्षेत्र की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो क्षेत्रों की बात करें तो पहला क्षेत्र है बाल व्यवहार, और बाल व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं होंगी उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है शिक्षण। तो शिक्षण कार्य कराते समय, शिक्षण कराते समय तो हमें शिक्षण जब कराते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला है बाल व्यवहार। तो बाल व्यवहार में इसका मुख्य केंद्र क्या होगा? यदि केंद्र की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र होता है बालक। कौन होता है? बालक। और शिक्षण के अंदर यदि बात करेंगे तो इसका मुख्य केंद्र क्या होगा? शिक्षण कब होता है, शिक्षण प्रभावी कब होता है? जब कक्षा के अंदर छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं तो हम वहाँ पर शिक्षण को प्रभावी पाते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, शिक्षण में केंद्र क्या माना जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो केंद्र होता है वो शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों इसके केंद्र होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर हमारा केंद्र क्या माना जाएगा? तो इसमें परीक्षा के लिए केंद्र माना जाता है मुख्य रूप से बालक को। किसको माना जाता है? बालक को। और बात करें पाठांतर क्रियाओं की, तो पाठांतर क्रियाओं का हमारा केंद्र क्या होता है? ध्यान से समझना, इसका होता है हमारा शिक्षक, छात्र और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ये हमारे इसके मुख्य केंद्र होते हैं पाठांतर क्रियाओं के। और बात करें यहाँ पर कि भाई विद्यालय संगठन प्रबंधक या प्रशासक हमारा केंद्र क्या माना जाएगा? तो इसका केंद्र होता है प्रबंधक व अपन कह सकते हैं प्रशासक को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाल व्यवहार से संबंधित इसका मुख्य केंद्र क्या माना जाएगा? बालक। शिक्षण का संबंध समस्याओं का मुख्य केंद्र माना जाएगा शिक्षक व छात्र को, और परीक्षा का मुख्य केंद्र माना जाएगा बालक को। पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याओं का मुख्य केंद्र होते हैं हमारा शिक्षक, छात्र और प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, जबकि विद्यालय संगठन व प्रबंधन प्रशासक से संबंधित समस्याओं का मुख्य केंद्र होते हैं प्रबंधक व प्रशासक आदि। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मैं कर सकूं, क्योंकि दिन भर मेरी क्लास ऑफलाइन रहती है तो टाइम बहुत कम मिलता है।
फिर भी मैं आपको आपके रीट को देखते हुए जल्दी से जल्दी जितना होगा मेरे से तो मैं आपके बीच में रहूँगा और अत्यधिक आपको आपके रीट के ओर ले जाने का लक्ष्य रखूँगा। मैं CP शर्मा कौटिल्य कोचिंग सलूम्बर से आपकी सेवा में तत्पर हमेशा तैयार हूँ और आपके लिए जब भी टाइम मिलता है तो रात के टाइम में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ और जिससे कि आपको रीट के अंदर अच्छे से अच्छी सारी चीज़ें समझ में आए और बहुत कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से ये अंक प्राप्त हो जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।